नेपाल में तकरीबन एक वीक से प्रोटेस्ट चल रहा था, ना सिर्फ ये कि करप्शन के खिलाफ, बल्कि इसलिए भी कि वहां की गवर्नमेंट ने जो है वो तमाम तरफ से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ? उसकी वजह ये थी कि नेपाल के अंदर गवर्नमेंट ने ऑन वॉर फुटिंग और सडनली अनअनाउंस्ड जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया। न सिर्फ प्रधानमंत्री ओली का घर बल्कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का घर और कई मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई। अब हुआ ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे से बैन तो हटा लिया गया है, लेकिन एक वीक के अंदर जो वहां की यूथ थी, यानी कि जो यूथ है जो नेपाल की और बाकी लोग जो नेपाल के, उन्होंने बहुत जोरदार किस्म का, बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया। तो आप देखेंगे किस प्रकार से नेपाल की राजनीति में स्टूडेंट्स का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। अब फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जो है वो आम आदमी की वो है रोजगार है, कारोबार है, लोग उसमें बैठते हैं। ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेने पे मजबूर किया, बल्कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी आग लगाई गई और इस किस्म की कई दूसरी चीजें जो है वो सामने आई हैं। साथ ही साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, बल्कि उनके साथ 4 मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया है। इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है नेपाल के। नेपाल जी वही कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है वो भारत से मिलते हैं और वहां पर जहां तक बताया जाता है कि कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं है, बड़ी आसानी से जो है नेपाल के लोग जो हैं वो भारत जा सकते हैं और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, और कोई किस्म का बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है कि इस चीज को, लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त यकीनन एक परेशानी का आलम है और एक हंगामा है नेपाल में। तो यकीनन भारत में भी इस वक्त यही सोच होगी कि किस तरह से वहां से कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोग जो हैं वो उस लड़ाई झगड़े या टेंशन की वजह से भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसकी वजह से भारत की गवर्नमेंट भी इस वक्त मुसलसल, भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं वो मुसलसल यही न्यूज दे रहे हैं कि इस वक्त नेपाल की क्या सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, उनके साथ 4-5 और मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो नेपाल की यूथ ने लिया है, नेपाल के लोगों ने लिया है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने उस हर बात के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो गवर्नमेंट उनके ऊपर जबरदस्ती उनके सर के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी कि जी आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते या आप किसी जगह पे अब यूट्यूब नहीं देख सकते, या इस किस्म की जो चीजें थी उसको लेके पूरा वीक हो गया। और उसमें जो है बहुत ही कह लीजिए कि वायलेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था नेपाल में। और अब रेजिग्नेशन के बाद देखते हैं कि कुछ मामलात काबू में आते हैं या नहीं। कई बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, कई गाड़ियां जलाई गई, कई लोगों को चोटें लगी, बहुत एक हंगामा जो है नेपाल में वो देखने में आ रहा है। इस वक्त भारत के साथ जिन 2 कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, वैसे तो खैर ज्यादा के लगते हैं, लेकिन खास तौर पे 2 कंट्रीज, एक बांग्लादेश और दूसरा नेपाल, दोनों के साथ टर्म्स बड़े अच्छे रहे भारत के। और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रही। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाया गया। शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त शेख हसीना जो है वो भारत में मौजूद है। और उसके बाद बांग्लादेश में भी जो हंगामा रहा उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कहा जाता है कि भारत पर भी पड़ा है। जाहिर है कि लोग वहां से भारत जाने की भी लोगों ने कोशिश की, और अब यही हाल नेपाल का है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर चुके हैं। अब टिकटॉक में तो यंग लड़के लड़कियां, ये सारी जनरेशन जी का काम है ना, ये किसी और का काम तो नहीं है। फेसबुक भी उन्हीं का। अब ये जो डिजिटल फ्रीडम थी वो खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि दिस इज एन अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैड अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी आर कर्बिंग फेक न्यूज, हेट स्पीच एंड फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि हर गवर्नमेंट के सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी, लेकिन लार्जली इसका मकसद ये था कि जो थोड़ी बहुत साइलेंस लाई जाए और लोगों को टोन डाउन किया जाए। लेकिन जारी बात है, नेपाल इज नॉट अ सिक्योरिटी स्टेट। याद रखें, ये थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और इसमें भी आप देखें कि ये जो जेन जी है जो है, उनके आप प्रोटेस्ट देखें और वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी करप्शन होती है इस मुल्क के अंदर, मिसमैनेजमेंट है,
ये पॉलिटिकल एलीट ने कब्जे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने गोलियां चलाई, बंदे मारे गए हैं, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी मुल्क में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है जी। और वो कहते हैं जनरेशन जी नेपाल की कहती है जनाब कि यूथ जो है वो डिसइल्यूजन्ड है, उसको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है, मतलब हर किस्म की जो तबाही मचाई हुई है। अब ये चीजें जो हैं ये बताती हैं कि बेसिकली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे ओले साहब, ठीक है जी, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, और ये आज एज वी ये जो कन्वर्सेशंस हुई, ठीक है, हालांकि उन्होंने बैन लिफ्ट कर दिया था, 19 लोग मारे गए थे, ठीक है जी, बैन लिफ्ट कर दिया, 19 लोग मारे गए, पुलिस ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, वो जिसे कहते हैं ना एक इनडेफिनेट जो कर्फ्यू था और वो सारा था, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, और लोगों ने फिर यही सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स वगैरह जो है उसको इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट की उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी। सवाल है, क्या सोशल मीडिया पर अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो सरकार के पास कोई जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या इस दौर में ऐसा कुछ हो जाएगा से हटकर बकायदा इजाजत दे दी गई थी कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, और वो प्रदर्शन इस तर्ज पे हिंसक 36 घंटों में जिस तरीके से हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाई, 19 युवाओं की मौत हो गई, 300 से ज्यादा घायल हो गए। यह सब कुछ क्या यूं ही चल रहा था, या एक सामान्य सी परिस्थिति थी कि छात्र विरोध करने उतरा, सत्ता को सहन नहीं हुआ, उसने कानून को कहा आप काम कीजिए, कानून ने गोलियां चलाई और धीरे धीरे आक्रोश बड़ा होते चला गया। क्या यह सब कुछ एक झटके में इतना आसान है? इसके पीछे की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अगर परखें तो इस वक्त हर कोई जानता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, केपी शर्मा ओली, वह चीन के करीब थे। इस दौर में हर कोई जानता है कि अमेरिका की नजर साउथ एशिया के देशों पर है, खास तौर से तब जब भारत चीन के खेमे में जाने को बेताब है, और एससीओ की बैठक में वो शामिल हो चुका है, जहां पर नेपाल की भी मौजूदगी रही है। यानी एससीओ और दूसरी तरफ ब्रिक्स, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच इस पूरे हिस्से में अमेरिका कहीं नहीं है। तो शायद इसलिए कुछ पन्ने पहले के पलटने होंगे और उसके साथ नेपाल की आर्थिक परिस्थितियों को भी जानना होगा। पुरानी परिस्थितियों का मतलब बहुत साफ है। इससे पहले 2022 में श्रीलंका में जो हुआ, उसके बाद जो बांग्लादेश में हुआ, और अब जो नेपाल में हुआ, अगर इन तीन देशों में कोई समानता है तो एक ही समानता है, गुस्से में आक्रोश था, आर्थिक परिस्थितियां डावाडोल थी, बेरोजगारी की परिस्थितियों से लोग जूझ रहे थे, नेता और पॉलिटिकल पार्टीज के करप्शन से लोग परेशान थे, उन सब को दबाने के लिए सत्ता हमेशा काम कर रही थी, और वो एक ऐसे कानून का सहारा ले रही थी जिसमें सत्ता के खिलाफ कानून नहीं कुछ कर पाता है, लेकिन जो विरोध करता है उसके खिलाफ पुलिस सड़कों पर आ जाती है। और निशाने पर पुलिस भी आई, और निशाने पर वो तमाम बड़े नेताओं के घर भी आए। और मौजूदा वक्त की स्थिति को अगर आप परखेंगे तो नेपाल के भीतर का सच क्या है? माना जाता है कि नेपाल से